फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ रूस और यूक्रेन के विवाद पर एक और वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रूस और यूक्रेन के बीच में किस प्रकार विवाद से एक युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, वो चर्चा करेंगे कि रूस और यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है, भारत की क्या प्रतिक्रिया है इस युद्ध पर। देन आप देख रहे हैं लगातार रूस जो है यूक्रेन को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है, और यदि परमाणु युद्ध होता है तो ऐसी कंडीशन में आपके विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और आपके यूक्रेन जो है वो आपके लगातार यूरोपीय संघ में आपके शामिल होने का प्रयत्न कर रहा है। तो यूरोपीय संघ क्या है और इससे इसको यूक्रेन को क्या फायदा मिलेगा, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चर्चा करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रूस, या मैं अभी बात करता हूं केवल यूएसएसआर की, यूएसएसआर और यूएसए, इन दोनों के ही बीच में आपके एक वॉर हुआ था। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, कोल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनके बीच में कोल्ड वॉर हुआ था। 1945 से 1991 तक चला था। उसके पश्चात आपके यूएसएसआर समाप्त हो जाता है, और यूएसएसआर के उत्तराधिकारी के रूप में मैंने आपको बताया था सभी को कि रूस को बनाया जाता है इसका उत्तराधिकारी। और आज अगर आप वर्तमान में दो ताकतवर देशों की जब हम बात करते हैं तो उनमें आपके रूस और अमेरिका दोनों का स्थान आता है। आज वर्तमान में रूस के पास परमाणु हथियारों की संख्या अमेरिका के मुकाबले कई ज्यादा है। अगर हम बात करें रूस की, तो रूस के पास 5900 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5400 परमाणु हथियार हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपके 5900 देन 5400 परमाणु हथियार, इनमें आपके 500 परमाणु हथियारों का एक डिफरेंस जो आप देख रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं रूस, आप कह सकते हो कि रूस जो है परमाणु हथियार के मुकाबले आपके अमेरिका से ताकतवर है। और आज अमेरिका और रूस दोनों ही देशों को लग रहा है कि आज विश्व स्तर पर और अन्य भी देश जो वर्ल्ड में है उन सभी को लग रहा है कि शायद वर्ल्ड वॉर थर्ड हो सकता है। तो इसी प्रक्रिया को देखते हुए अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया जताई, और उस प्रतिक्रिया ने क्या कहा उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूएसए ने। देखिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अमेरिका का एक संगठन है, सैनिक संगठन, जिसका नाम है आपके नाटो। ठीक है, नाटो अमेरिका का एक सैनिक संगठन है, और यूक्रेन लगातार प्रयास कर रहा है कि वो नाटो का सदस्य बन जाए। यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो पूर्ण रूप से आपके अमेरिका और नाटो सदस्य देशों का समर्थन किसे प्राप्त हो जाएगा, यूक्रेन को। और ऐसी स्थिति में यूक्रेन की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जिसके चलते आपका रूस जो है वो कमजोर पड़ सकता है, और रूस शायद इस युद्ध में हार भी सकता है, और क्या पता वर्ल्ड वॉर स्टार्ट भी हो जाए। ठीक है, तो अमेरिका ने इस युद्ध पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि हम यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे। अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया कि हम नाटो को आपके यूक्रेन युद्ध में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बिल्कुल क्लियर, साफ कट बोल दिया उन्होंने। देन उसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन को आर्थिक सहायता प्रदान की है। दोस्तों, अमेरिका भले ही आपके कहता आ रहा हो कि हम यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे, परंतु एक चीज आपको देखने को मिल रही है कि अमेरिका लगातार यूक्रेन को आर्थिक सहायता देता आ रहा है, और वहीं रूस के कुछ क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड के कई बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे या अन्य और देशों की बात करें, यूरोप के देशों की, तो उन्होंने रूस के ऊपर आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है ताकि रूस को कमजोर करा जा सके। और हम ये भी देख रहे हैं कि रूस की जो मुद्रा है रूबेल, उसमें काफी हद तक गिरावट भी आ गई है। तो रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, और इस पूरे आक्रमण, जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए की क्या प्रतिक्रिया है,
तो यूएसए ने पूर्ण रूप से आपके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक तरीके से आक्रमणकारी घोषित कर दिया है। कहा है कि इस पूरे युद्ध की जो आपके जिम्मेदारी ली जानी चाहिए या इस पूरे युद्ध का जो एक व्यक्ति को पूरी तरीके से ठहराना चाहिए, तो वो व्यक्ति कौन है? आपका व्लादिमीर पुतिन जिम्मेदार पूरी तरीके से। ठीक है दोस्तों, अमेरिका ने बोला है कि यदि रूस आपके इस युद्ध को रोक देता है तो शायद उसके ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अमेरिका स्तर पर, तो वो पूर्ण रूप से वो समाप्त कर सकता है। दोस्तों मैंने आपको चीजें बताई थी कि रूस और यूक्रेन के बीच में आपके विवाद, ठीक है, तो इससे अमेरिका को क्या बेनिफिट मिल रहा है या रूस लगातार हमला क्यों कर रहा है? क्योंकि यूक्रेन तो एक छोटा सा क्षेत्र है, तो ऐसा क्या है जो यूक्रेन से उसे प्राप्त होगा? तो आपको शायद पता हो कि आज जैसे मैंने अभी आपको बताया, नाटो जो अमेरिका का एक सैनिक संगठन है दोस्तों, नाटो जो अमेरिका का एक सैनिक संगठन है अमेरिका का, इस नाटो में आज वर्तमान में 30 देश शामिल है। जब इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, तो इसमें आपके 12 देश शामिल थे, आज वर्तमान में इसमें 30 देश शामिल है। तो रूस जो है, रूस के आपके आसपास के जो देश हैं, मतलब रूस के जो पड़ोसी देश हैं, ज्यादातर देश आपके नाटो में शामिल हैं। तो रूस को लग रहा है लगातार कि अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके रूस नाटो के देशों से घिरा हुआ महसूस करेगा अपने आपको, जिसके चलते अमेरिका रूस को आपके रूस कमजोर हो जाएगा और अमेरिका लगातार चाहे तो रूस पर आक्रमण भी कर सकता है और रूस को आपके युद्ध के लिए चुनौती भी दे सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके रूस घबराया हुआ है कि अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाता है तो उसका पक्ष कमजोर हो जाएगा, इसीलिए वो लगातार नाटो पर यूक्रेन को समझाता आ रहा था कि वो नाटो में शामिल ना हो, परंतु नाटो में आज वर्तमान में आपने देखा एक कंडीशन कि अमेरिका ने आपके नाटो सेना भेजने से मना कर दिया, अमेरिका ने यूक्रेन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि हम नाटो में आपको शामिल नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं रूस अपनी चाल में कामयाब तो हुआ है, लेकिन आप एक चीज देखते हैं कि जो रूस है, रूस के राष्ट्रपति का कहना है कि वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेंगे, परंतु कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका या अन्य देशों का मानना है कि यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा करने का प्रयास कर रहा है रूस। ठीक है, सो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि अमेरिका की इस युद्ध के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, जो बाइडेन ने आपका क्या नाम है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो बाइडेन इस युद्ध को भड़काने में जो बाइडेन का भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि जो बाइडेन ने कहीं ना कहीं क्या करा है, यूक्रेन को पहले दिलासा दिया, सपोर्ट किया कि हाँ हम आपके साथ हैं, और जब पूरी तरीके से घटना आपने देखी कि लगातार रूस द्वारा बमबारी की जा रही है यूक्रेन पर, लगातार आपकी गोली दागी जा रही है और यूक्रेन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो रूस ने अपने आप को अमेरिका ने अपने आप को बैक कर लिया यूक्रेन से और पूरी तरीके से साथ छोड़ दिया आपको। तो कहीं ना कहीं जो बाइडेन भी इस युद्ध के जिम्मेदार हम बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका को क्या बेनिफिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब दोनों पक्षों के बीच में युद्ध हो रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच में, तो आप एक चीज देखते हैं कि दोनों ही पक्षों को हानि हो रही है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हैं, सर आपके रूस के भी सैनिक मारे जा रहे हैं। रूस की मुद्रा में गिरावट आ गई है, रूबेल में, आर्थिक रूप से रूस कमजोर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट किसे मिल रहा है? अमेरिका को। अमेरिका अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा है इस समय, और अमेरिका फायदा भी उठा रहा है। तो अब आगे चर्चा करेंगे कि आपके भारत की क्या प्रतिक्रिया है, और जो आपके रूस लगातार परमाणु वॉर, न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है, अगर ये होता है तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और क्या आपके आज तक कहीं पर न्यूक्लियर अटैक हुआ है, और हुआ है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपके कि अगर परमाणु युद्ध होता है, जैसा हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रूस द्वारा लगातार परमाणु युद्ध का आपकी धमकी दी जा रही है या परमाणु युद्ध के लिए उकसाया भी जा रहा है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में परमाणु युद्ध की बात चल रही है। तो यदि परमाणु युद्ध होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके वर्ल्ड वाइज? ये क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी देश पर परमाणु हमला हुआ है? तो हाँ बिल्कुल,
दोस्तों जैसा आपको मैंने बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आपके जापान के 2 शहरों पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। उसकी चर्चा कर लेते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपके जापान के जो 2 क्षेत्र थे, एक आपका हिरोशिमा तो एक आपका नागासाकी, इन पर आपके यूएसए द्वारा, इसने यूएसए ने 6 और 9 अगस्त को, याद रखेंगे 6 और 9 अगस्त 1945 को आपके यूएसए द्वारा जापान के 2 क्षेत्रों पर, 2 शहरों पर क्या कर दिए गए, परमाणु बम गिराए गए। दोस्तों परमाणु बमों के आप गुप्त नाम जानेंगे तो आपको शायद आपका काम आए आगे एग्जाम में अगर कभी पूछे जाए। तो दोनों परमाणु बम के गुप्त नाम थे, एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन। तो सभी को परमाणु बम के गुप्त नाम भी पता होने चाहिए जो आपके जापान के ऊपर गिराए गए थे। तो जैसे ही जापान के ऊपर आपके 6 और 9 अगस्त को आपके परमाणु बम गिरे गए हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर, उस समय आपके तुरंत ही आधे या 1 घंटे के अंदर अंदर वहां की पॉपुलेशन या वहां उसका रेडिएशन या फिर उस एरिया से कम 5-6 किलोमीटर दूरी पर आपके पूरी तरीके से सब कुछ तबाह हो गया। और उसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो परमाणु युद्ध इतना भयंकर है जिससे पूर्ण रूप से किसी एक देश को क्या पूरे आपके अन्य और भी देशों को इसकी हानि देखने को मिलती है। दोस्तों परमाणु युद्ध आपका या युद्ध भी किसी भी मसले का हल नहीं है, क्योंकि अगर मसले का हल होता तो युद्ध क्यों होता, ठीक है। तो युद्ध किसी मसले का हल नहीं है, ये चीज देखिए आपने। तो यहां पर आपके परमाणु युद्ध ना हो तो ही बेटर है, विश्व के लिए भी और अन्य देशों के लिए भी। अब बात करते हैं परमाणु बम की, जो युद्ध हुआ तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले अगर वर्ल्ड में परमाणु युद्ध होता है तो आपके 18 से 20 साल पीछे चली जाएगी पूरी वर्ल्ड की आपकी इकोनॉमी, अगर वर्ल्ड में होता है तो। और अगर 2 देशों के बीच में होता है तो कहीं ना कहीं उस देश की अर्थव्यवस्था भी 15 से 20 साल पीछे आपकी चली जाएगी, क्योंकि युद्ध का इतना बड़ा या परमाणु युद्ध का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर 1 घंटे के अंदर अंदर करोड़ों लोगों की मौत हो सकती है अगर परमाणु युद्ध होता है तो। दोस्तों आपके युद्ध होना बहुत ज्यादा गंभीर है, और वो भी परमाणु युद्ध होना, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से सब लोगों की क्या हो जाएगी, जान जा सकती है। आने वाली पीढ़ी पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए द्वारा जब जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे तो उस समय और आज वर्तमान में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बच्चे अपंग पैदा होते हैं या बच्चों पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। इससे जो रेडिएशन होता है काफी किलोमीटर तक फैलता है और उसको आने वाली जनरेशन पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्षेत्रों की भूमि बंजर हो जाएगी। देखिए जहां पर परमाणु वॉर हुआ और अन्य देशों पर परमाणु हमले हुए तो उस क्षेत्र की भूमि पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, उपजाऊ भूमि नहीं रहेगी। तो इससे क्या होगा, उत्पादक प्रक्रिया या अन्य और क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सो आई होप सो आपको पता चला होगा कि जब परमाणु युद्ध होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड में एक बार परमाणु युद्ध देखा जा चुका है। परमाणु का हमला सहने वाला जो जापान है उसको हम देख चुके हैं। तो ऐसा युद्ध ना हो, बस यही प्रे करते हैं हम लोग और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द रूस और यूक्रेन के बीच में आपके इस विवाद का समाधान हो। परंतु अभी आपके न्यूज में दिखाया जा रहा था कि यूरोप के क्षेत्र में, यूरोप के जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पर आक्रमण किया गया है। तो सोचिए अगर यूरोप के न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया, और वो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का मतलब है उसमें केवल आग लगी है। अगर वो न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरीके से फट जाता है तो यूरोप आपके 5 मिनट के अंदर अंदर यूरोप खत्म हो जाएगा। इतनी पावर है आपके परमाणु हथियारों में। और उस न्यूक्लियर प्लांट की बात चल रही है तो पूरा एरिया होगा, पूरा एरिया में अगर वो नष्ट हुआ तो यूरोप तो खत्म हो जाएगा। तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि आपके युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं, और इन दोनों देशों के बीच में आपसी बैठकें भी हो रही हैं, दो बैठक हो चुकी है इनके बीच में युद्ध को रोकने के लिए, परंतु इसका कोई हल नहीं निकला।
आशा करेंगे कि यूक्रेन और रूस दोनों आपसी सहमति बनाए और इस युद्ध को रोकने का प्रयास करें। अब देखेंगे दोस्तों, यूरोपीय संघ के बारे में आपको बताता हूं कि रूस जो यूक्रेन जो है वो यूरोपीय संघ का सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है। तो यूरोपीय संघ क्या है उसकी भी चर्चा कर देते हैं अभी आपके सामने। देखिए, यूरोपीय संघ, याद रखेंगे ये एक संगठन है, इसकी स्थापना 1992 में, याद रखेंगे सभी, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी और यूरोपीय संघ की स्थापना maastricht संधि, एक संधि थी, उस पर हस्ताक्षर करके हुई थी। तो यूरोपीय संघ जिस तरीके से नाटो 30 देश मिलकर बना है, नाटो जो अमेरिका का सैनिक संगठन है जो 30 देश मिलकर बना है, वैसे यूरोपीय संघ भी आपका 28 देश मिलकर बना है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, उसमें 28 देश हैं वर्तमान में। तो दोस्तों, यूक्रेन लगातार प्रयास कर रहा है कि वो यूरोपीय संघ की सदस्यता प्राप्त कर ले। यदि वो यूरोपीय संघ की सदस्यता प्राप्त करता है तो यूरोप के कई बड़े बड़े देशों का यूक्रेन को सपोर्ट मिलेगा और उस सपोर्ट से क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं यूक्रेन का पक्ष मजबूत होगा और हो सकता है, क्या पता, इस युद्ध का हल निकल जाए और क्या पता आपके हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर भी हो जाए। क्योंकि यूक्रेन कहीं ना कहीं, एक तरफ रूस है एक तरफ यूक्रेन है। यूक्रेन तो एक छोटा सा क्षेत्र है जबकि रूस एक पावरफुल कंट्री है। तो यूक्रेन चाहता है कि उसे और मजबूती मिले, जिसके चलते वो नाटो नहीं तो फिर यूरोपीय संघ का सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है। और यदि वो यूरोपीय संघ का सदस्य बना तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका पक्ष मजबूत भी हो सकता है। अब आगे चर्चा करेंगे कि इंडिया की क्या प्रतिक्रिया है इस युद्ध को लेकर और इंडिया ने ऐसा क्या किया है इस युद्ध को लेकर और क्या क्या प्रयत्न कर रहा है युद्ध को रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों, चर्चा की हमने कि किस तरीके से आपके रूस और यूक्रेन वॉर पर आपके अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया थी। देन हमने फिर चर्चा की किस तरीके से अगर परमाणु युद्ध होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और यूरोपीय संघ के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की कि लगातार यूक्रेन यूरोपीय संघ के सदस्य बनने पर जोर भी दे रहा है। अब चर्चा करते हैं कि भारत की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है आपके इस यूक्रेन रूस युद्ध पर, क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, आपको शायद पता हो कि रूस और भारत के संबंध लगातार काफी अच्छे रहे हैं, किसी तरीके का मतभेद नहीं रहा है। तो भारत लगातार आपके रूस के विपक्ष में बोलने से कतरा रहा है, ये भी आप देखते हैं कहीं ना कहीं। तो इसमें आपने एक चीज और देखी होगी कि यूक्रेन में आपके जो छात्र या जो नागरिक थे, इंडियन थे, उनको भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत वापस अपने देश लाने का प्रयास कर रहा है और लगातार प्रयास ये जारी है कि ताकि वहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं या जो भारतीय छात्र या नागरिक हैं उनको किसी प्रकार की हानि ना हो, जिसके लिए आपके नरेंद्र मोदी द्वारा एक ऑपरेशन भी चलाया गया है जिसे ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया है। अब इस युद्ध के प्रति क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि रूस और भारत के संबंध लगातार अच्छे रहे हैं, चाहे वो मैं आज वर्तमान की बात करूं, चाहे वो मैं आपके पास की बात करूं कि किस तरीके से आपके पीछे के काल में आपके भारत और रूस के संबंध अच्छे थे। शायद आपको पता हो कि 1971 में, देखिए मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं किस तरीके से आपके इनके संबंध अच्छे थे। तो 1971 में आपके जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, इंडिया देन पाकिस्तान, इनका जब वॉर हो रहा था, तो इस समय काल में आपके शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर। ठीक है, तो उस समय पाकिस्तान के सपोर्ट में आपके यूएसए आया था, जहां पर आपके इंडिया का पक्ष कमजोर हुआ था, तो इंडिया के पक्ष में आपके यूएसएसआर आया था। वो यूएसएसआर है ये जिसे आज हम ये कह सकते हैं कि यूएसएसआर के उत्तराधिकारी के रूप में रूस को चुना गया है। तो यूएसएसआर आया इंडिया के पक्ष में, आप एक तरीके से कह सकते हो कि रूस भी आया इंडिया के पक्ष में। तो कहीं ना कहीं इस वॉर में इंडिया की जो हेल्प की वो आपके रूस ने की थी या यूएसएसआर ने की थी। फिर इनके बीच में संधियां भी कहीं की गई, इनको आपके रूस द्वारा भारत को कई प्रकार की आर्थिक सहायता भी दी गई। और जिस तरीके की आज वर्तमान में भारत की स्थिति है, तो पूरा वर्ल्ड भारत के ऊपर निगरानी रखे हुए है कि भारत के इस युद्ध के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। भारत चाहे तो इस युद्ध को रोकने का प्रयास भी कर सकता है और भारत लगातार प्रयास कर भी रहा है, लेकिन
रूस के साथ अच्छे संबंध होने के कारण कई बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वॉर के खिलाफ कतरा रहे हैं कुछ भी बोलने से। जैसा आपने देखा कि यूएनसी, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आपके क्या नाम है, भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग में कोई वोट नहीं डाला। 2 बार हुआ वोटिंग, दोनों बार भारत ने ब्लैंक वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो आपके इस युद्ध के विरोध में विपक्ष में वोट डाला है, कुछ लोग ऐसे हैं जो रूस के साथ खड़े हैं। रूस के साथ खड़े होने वाले 4-5 देश हैं, बाकी अन्य देश ने या तो वोट नहीं डाला, जैसे चाइना और रूस, सॉरी चाइना ने भी वोट नहीं डाला, इंडिया ने भी वोट नहीं डाला। फिर इसकी हम बात करें यहाँ पे कि रूस और इंडिया के अच्छे संबंध होने के कारण भी हो सकता है कि भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा ना लिया हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं, लेकिन भारत जो हम कह रहे हैं इसकी प्रतिक्रिया, तो भारत लगातार इस बात पर जोर देता आ रहा है कि यूक्रेन और रूस में जो विवाद हो रहा है उसे युद्ध से न सुलझाकर आपके बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाया जाए, ताकि दोनों ही पक्षों को कम से कम हानि हो, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि इस युद्ध पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया थी, परमाणु युद्ध होता है तो क्या होता है, और भारत की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि भारत और रूस के संबंध काफी अच्छे हैं, इसीलिए ज्यादातर भारत इससे कहने से कतरा रहा है, जैसे मैंने आपको भी बताया, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो क्लियर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिल सके। और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, उसकी भी चर्चा आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी जानकारी पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।